नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू बुक वाइज सीरीज, जिसमें आप सभी जानते हैं हम उत्तराखंड की जो बलूरी जी की पुस्तक है उसे पूरा एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज की 46 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने जिलेवार अध्ययन को भी कवर किया है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 47वीं क्लास होगी और आज के वीडियो में भी जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुडिंद नरेश किस धर्म को मानते थे? देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है वो कुडिंदों को माना जाता है। कुडिंद किस धर्म को मानते थे? जो कुडिंद राजा होते थे तो ये आपके थे शैव और बौद्ध, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो शुरुआती कुडिंद राजा थे वो आपके शैव धर्म को ही मानते थे। बाद के कुछ राजा जो कुडिंद थे वो हमें बौद्ध भी देखने को मिलते हैं, तो आपने इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य ने किस कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित करी थी? कई बार हमने इस सवाल को देखा है कि बद्रीनाथ मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की जो प्रतिमा स्थापित करी है वह आपके पहले नारद कुंड में पड़ी हुई थी। तो यानी नारद कुंड से निकालकर प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम में स्थापित किया था आदि शंकराचार्य ने। तो किस कुंड से निकाला? तो नारद कुंड को आपने ध्यान रखना है। पंचकुंड बद्रीनाथ धाम के नजदीक में स्थित है, उन्हीं पंचकुंड में से एक है हमारा नारद कुंड, ठीक है। क्वेश्चन आता है, आदि शंकराचार्य ने अपने प्राण कहां पर त्यागे थे? तो केदारनाथ धाम में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वहीं पर उनकी समाधि स्थित है, ठीक है। किस वर्ष में त्यागे थे? तो 820 ईस्वी में त्यागे थे। अगला, पूर्व काल में टिप्पणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो देखिए, उत्तराखंड में पूर्व काल में जो टिप्पणी शब्द था आपका, ये गढ़ के लिए इस्तेमाल होता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जब उत्तराखंड के अंदर जो बड़ी शक्ति होते थे, जैसे कुडिंद हो गया या जब हर्षवर्धन का यहां पर शासन था, जब वो शासन खत्म हो गया तो उत्तराखंड के अंदर जो छोटे छोटे गढ़ थे जिनको टिप्पणी कहते थे, वहां के जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने अपने आप को राजा घोषित करना शुरू कर दिया और इस प्रकार आपके गढ़ बनते चले गए। राजा को कहा जाता था राऊ, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और टिप्पणी किसको कहते थे? ये गढ़ों के लिए इस्तेमाल उस समय होता था। अगला, पवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो देखिए, पवार वंश का आदि पुरुष माना गया है कनकपाल को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो राहुल सांकृत्यायन हैं वे पवार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को मानते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी इतिहासकार हैं ज्यादातर वो कनकपाल को ही इस वंश का आदि पुरुष मानते हैं, ठीक है। पवार वंश का संस्थापक यानी कि कौन था? वो कनकपाल था। कनकपाल कहां से आया था? ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, कई बार हमने देखा है। धार नगरी गुजरात से आया था कनकपाल। यहां पर कहते हैं कि ये चार धाम यात्रा पर आया था। उस समय जो चांदपुर गढ़ था आपका, चांदपुर गढ़ आटागाड़ नदी के तट पर है, चमोली में स्थित है। यहाँ के जो राजा थे भानु प्रताप, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ किया। कनकपाल को फिर बाद में चांदपुर गढ़ की गद्दी भी दी और उसी चांदपुर गढ़ में पवार वंश की स्थापना करता है कनकपाल, ठीक है। इसी कनकपाल के बाद 37वें क्रम में 37वां राजा जो इस वंश में हुआ उसका नाम था अजयपाल। नेक्स्ट है, किसके द्वारा दी गई पवार राजाओं की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है? देखिए, पवार राजाओं की जो वंशावली है, उनके जो नामों की सूची है, कई सारे व्यक्तियों ने दी है, कई सारी जगहों से हमें मिली है, जिसमें हार्डविक ने एक सूची दी थी 1796 में। विलियम के द्वारा भी एक सूची यहां पर दी गई, एटकिंसन ने भी दी और बेकेट ने भी दी है। जो अल्मोड़ा सूची के नाम से जानी जाती है वो कहा जाता है एटकिंसन की सूची को। जो एटकिंसन की सूची है वह उसे अल्मोड़ा में किसी ब्राह्मण के यहां से मिली थी और इसीलिए एटकिंसन के द्वारा जो सूची दी गई उसे अल्मोड़ा सूची कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, इन चारों की सूची में सबसे सही किसको माना जाता है? सबसे उचित सूची किसकी मानी गई है? वो मानी जाती है बेकेट की, ठीक है। क्योंकि जो सुदर्शन शाह की रचना है सभासार, जिसे सुदर्शन शाह ने सूरत कवि के नाम से लिखा था, 7 खंडों में लिखा था, उससे मिलती जुलती जो है वो इसी की है, बेकेट की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पवार शासकों की राजधानी का सही क्रम क्या है?
देखिए, पवार राजाओं की 4 इंपॉर्टेंट राजधानियां रही। वो किस क्रम में राजधानी बनी वो आपको पता होना चाहिए। पवार वंश की स्थापना होती है चांदपुर गढ़ में, यानी इनकी जो पहली राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी थी। चांदपुर गढ़ी में राजधानी किसने बनाई थी? तो कनकपाल ने बनाई थी। इसके बाद राजा हुआ अजयपाल। अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से राजधानी बनाई देवलगढ़ को। तो पवारों की जो दूसरी राजधानी थी वो देवलगढ़ थी। इसके बाद अजयपाल ने ही देवलगढ़ से राजधानी को स्थानांतरित किया और राजधानी बनाई श्रीनगर को। तो पवारों की तीसरी राजधानी श्रीनगर थी। श्रीनगर ही राजधानी रही। गोरखाओं का आगमन हुआ, उनको अंग्रेजों ने हराया, गढ़वाल का विभाजन हुआ, आधा गढ़वाल अंग्रेजों ने रखा, आधा सुदर्शन शाह को दिया। सुदर्शन शाह ने राजधानी बनाया टिहरी को। श्रीनगर से राजधानी अब कहां चली गई? टिहरी। तो ये इनकी चौथी राजधानी थी। तो पहले थी चांदपुरगढ़, फिर देवलगढ़, फिर श्रीनगर और टिहरी। किसने कहां पर बनाई? तो चांदपुरगढ़ में कनकपाल, देवलगढ़ में अजयपाल, श्रीनगर में अजयपाल और टिहरी में सुदर्शन शाह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो देखिए, अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला या अपने नाम से मुद्राएं निकालने वाला जो पहला पवार शासक था, इसका नाम लखनदेव था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लखनदेव को कुछ जगहों पर लक्षण देव या लक्षण देव भी लिखा गया है। ये एक ही व्यक्ति है, पवार शासक था। 28वें नंबर का ये पवार राजा था जिसने 1310 से लेकर 1330 के बीच में शासन किया। क्वेश्चन आता है आपके पास, पहला पवार शासक जिसने अपने नाम से मुद्राएं निकाली तो वो था आपका लखनदेव। ठीक है। जो ये लखनदेव है, इसका जो क्रम है वो 28वें नंबर का ये राजा है। इससे 4 पीढ़ी पहले 24वें नंबर का जो एक राजा था इनमें, इसका नाम था सोनपाल। और इस सोनपाल ने भी राजधानी परिवर्तित करी थी। ये भी पवार वंश का ही राजा था, लेकिन इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर कुछ समय के लिए भिलंग घाटी को ले गया था। ठीक है। और इसी भिलंग घाटी में लखनदेव ने फिर अपने नाम की मुद्राओं को निकाला। लखनदेव को इसीलिए भिलंग घाटी का पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है। किस पवार शासक ने भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाया था? वो सोनपाल ने बनाया था। सोनपाल जो कि इस वंश का 24वां राजा था। इसको लेकर एक और सवाल याद करना, जो इस वंश का सबसे महान राजा माना जाता है वो अजयपाल को माना जाता है। अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक किसको कहते हैं? तो वो सोनपाल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है? देखिए, देवप्रयाग में जो आपका रघुनाथ मंदिर है, काफी फेमस यह मंदिर है रघुनाथ मंदिर। किस शैली में बना हुआ है मंदिर? तो यह आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जो पवार शासक थे जयकृष शाह, इन्होंने आत्महत्या भी इसी मंदिर में करी थी। यह भी सवाल आपके पास आ सकता है। जो रघुनाथ मंदिर है, यहां से हमें जगतपाल का एक ताम्रपत्र मिला है। और इस ताम्रपत्र को, जो यह जगतपाल का है, देवप्रयाग से मिला है रघुनाथ मंदिर से। यह ताम्रपत्र 1455 का है और इस ताम्रपत्र को पवार वंश का सबसे पुराना ताम्रपत्र, प्राचीनतम ताम्रपत्र पवारों का माना जाता है। ठीक है। जो जगतपाल था ये पवार वंश का 34वां शासक था। ठीक है। इससे एक पीढ़ी पहले, यानी जो उसके पिता रहे होंगे, जो 33वां शासक था, उसका नाम था आसल देव। इसको भी नोट कर लीजिए। जैसा मैंने आपको कहा कि 24वें राजा ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से भिलंग घाटी को बनाया था। फिर 28वां राजा आया लखनदेव, उसने वहां पर मुद्राएं अपनी निकाली, यानी स्वतंत्र शासक वो हुआ। फिर आता है आपका 33वां राजा जिसका नाम था आसल देव, और इसी आसल देव ने भिलंग घाटी से राजधानी वापस चांदपुरगढ़ी को बनाया था। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? एक और चीज ध्यान रखना, 28वां राजा ऊपर हमने कहा लखनदेव है जिसने अपनी मुद्राएं निकाली। लखनदेव के बाद 29वां राजा जो बना उसका नाम था अनंतपाल द्वितीय। और अनंतपाल द्वितीय का हमें एक अभिलेख मिला है, धारसिल से मिला है, रुद्रप्रयाग से। और उस धारशिल अभिलेख का संबंध किससे है, ये सवाल आया है, तो पवार राजा अनंतपाल द्वितीय से है। राजधानी भिलंग घाटी बनी थी, उसकी जानकारी हमें उसी अभिलेख से मिलती है। ठीक है। अब इस सवाल पर आते हैं, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? सही आंसर है अजयपाल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अजयपाल की बात करें तो यह 37वें क्रम का राजा था। 1490 पर यह गद्दी पे बैठा।
उस समय जो कुमाऊं में राजा था उसका नाम था कीर्ति चंद। ठीक है, कीर्ति चंद ने 1491 में यानी अजय पाल के राजा बनने के 1 साल के भीतर ही गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और कीर्ति चंद कुमाऊं का पहला राजा बना जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। अजय पाल को इसने युद्ध में पराजित किया और उसी पराजय का बदला अगले ही वर्ष यानी 1492 में अजय पाल के द्वारा लिया गया और अजय पाल पहला गढ़वाल का राजा बना जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो पूछेगा कुमाऊं का पहला यानी चंद राजा पहला कौन था जिसने गढ़वाल पर किया, तो कीर्ति चंद, और गढ़वाल का पहला कौन था, तो अजय पाल। ठीक है, अजय पाल को लेकर कुछ और क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। सवाल आता है कि किस पवार शासक ने एक केंद्रीय सेना का गठन किया था, तो वो भी अजय पाल था। पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो भी अजय पाल को माना जाता है। कतुरियों को हराकर उनका जो स्वर्ण सिंहासन था वो किसने छीना था और उसे चांदपुर गढ़ में स्थापित किया, वो भी अजय पाल था। ठीक है, पूरा गढ़वाल उस समय जो था 52 गढ़ों में बटा हुआ था। उन 52 गढ़ों को जीतकर उनका एकीकरण करके गढ़वाल राज्य की स्थापना करने वाला भी कौन था, वो भी अजय पाल था। ठीक है, ये भी माना जाता है जो राय बहादुर पातीराम है जिनकी एक पुस्तक है, कई बार पेपर में आई है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, उनके अनुसार जो गढ़वाल शब्द भी है वो भी अजय पाल के ही समय में अस्तित्व में आया था। हालांकि कुछ जगहों पर मौलाराम भी दिया है कि मौलाराम के समय में आया, लेकिन पातीराम के अनुसार जो गढ़वाल शब्द है वो इसी समय अस्तित्व में आया जब सारे गढ़ों को अजय पाल ने जीत लिया, गढ़वाला वो कहलाया और उसका राज्य गढ़वाल बना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मैं पशुओं में शेर की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, यह कथन किसका है? एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कथन है। देखिए, जब अजय पाल ने अलग अलग गढ़ों को जीतना शुरू किया तो कुछ के साथ संधि करी, जिन्होंने संधि नहीं करी उनके साथ युद्ध किया। ऐसा ही एक गढ़ था उस समय जिसका नाम था उप्पूगढ़। ठीक है, वर्तमान टिहरी में यह आपका स्थित है। उप्पूगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था कफू चौहान। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा उप्पूगढ़ के शासक का नाम बताइए। उप्पूगढ़ किस राज्य जनपद में अभी वर्तमान में पड़ता है, तो आप कहेंगे टिहरी, कफू चौहान। कफू चौहान ने अधीनता स्वीकार करने से मना किया। युद्ध की वहां पर बात हुई, युद्ध वहां पर होने लगा दोनों के बीच में। जब उसे कहा गया कि आप अजय पाल की अधीनता को स्वीकार करें, तब कफू चौहान के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाद में युद्ध हुआ, कफू चौहान की जाहिर सी बात है पराजय होनी ही थी क्योंकि अजय पाल की शक्ति उस समय काफी ज्यादा थी, सेना काफी बड़ी थी। तो कफू चौहान की पराजय हुई, उसे अजय पाल के सामने ले जाया गया। वहां पर उसे दोबारा कहा गया कि आप अजय पाल की अधीनता को स्वीकार करें, वह नहीं करता है और फिर उसे वहां पर सजा दी जाती है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। अजय पाल जब उन्हें यह सजा देते हैं कि इनकी गर्दन काट दी जाए, कोशिश करते हैं, अपने सैनिकों को कहते हैं कि इस तरह से काटें कि सर जो है वो मेरे पैरों पे आकर गिरे, लेकिन कफू चौहान कुछ इस तरीके से करते हैं कि सर उल्टी दिशा में जाकर गिरता है। और तब अजय पाल एक और कथन कहता है कि वीर तुम जीते हम हारे। यह किसने कहा? अजय पाल ने। किसके लिए कहा? कफू चौहान के लिए। यह सवाल भी बन सकता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, जैसा आप जानते हैं अभी हमने ऊपर देखा कि देवलगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? अजय पाल ने बनाया था। देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी देवी का मंदिर भी किसने बनवाया? अजय पाल ने बनवाया। ठीक है, अगला, ठाकुर शूरवीर सिंह के तांत्रिक विद्या ग्रंथ सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को क्या कहा गया है? एक पेपर में सवाल आया था कि जो आपका सांवरी ग्रंथ है इसका संबंध किससे है? तो तांत्रिक विद्या से है। ठीक है, किसका है? ठाकुर शूरवीर सिंह का है। इस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय पाल के गुरु का नाम अभी तक तो नहीं पूछा गया है, फिर भी नोट कर लीजिए, सत्यनाथ इनके गुरु का नाम था और अजय पाल को इस ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है। गुरु का नाम सत्यनाथ। इनके गुरु की जो समाधि है वो भी देवलगढ़ में ही स्थित है। अजय पाल जो था बेसिकली वो गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। ठीक है, और भी क्वेश्चन अजय पाल को लेकर आपसे बन जाते हैं कि गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने शुरू करी थी? तो अजय पाल ने शुरू करी थी। जात पात व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरोला ब्राह्मण उसने बनाए। सरोला सभा अगर पूछेगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, सरोला सभा 1904 में तारादत्त गैरोला ने बनाई थी। ठीक है, अगला, किस पवार शासक को राजनीतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शासक कहा गया है? तो किस पवार शासक को राजनीतिक चतुर कहते हैं, प्रजा को सुख देने वाला कहते हैं? यह कहा गया है सहजपाल के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
देखिए सहजपाल की अगर हम बात करते हैं, ये पवार वंश का 42वां शासक था। 1547 से लेकर 1575 तक ये शासन करता है। मुख्य तौर पर ये किसके समकालीन है, तो अगर आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में ये अकबर के समकालीन है। अकबर लगभग 1556 से शासन शुरू करता है और 1605 तक रहता है। तो सहजपाल ज्यादा किसके समकालीन रहा है, अकबर के समकालीन रहा है। अकबर ने सहजपाल के शासनकाल में एक खोजी दल, एक अन्वेषण दल उसने भेजा था उत्तराखंड के अंदर, गढ़वाल के अंदर, कि आप जाइए और गंगा के स्रोत का पता लगाइए। तो किसके शासनकाल में अकबर ने एक खोजी दल गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा था, सहजपाल। सहजपाल ने उस दल को हरिद्वार से आगे नहीं जाने दिया था, गौमुख तक नहीं जाने दिया था। फिर भी कोई युद्ध वहां पर नहीं हुआ मुगलों और गढ़वाल के राजा के मध्य में। इसी से पता चलता है इसकी चतुराई के बारे में। तो राजनीतिक चतुर किसको कहा गया है, सहजपाल को कहा गया है। ठीक है, प्रजा को सुख देने वाला भी इसी राजा को कहा गया है। यह पवार वंश का 42वां राजा था। सहजपाल को लेकर दो बातों को और आपने ध्यान रखना है। सवाल आता है आपका, जो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है वहां पर घंटी चढ़ाई गई थी जिस पर लेख अंकित है, घंटी लेख उसे कहा जाता है, वो किसके द्वारा चढ़ाई गई, वो सहजपाल ने ही चढ़ाई। इसके अलावा सहजपाल को अभिलेखों में कुशल राजनीतिज्ञ कहा गया है, प्रजापालक कहा गया है, दानी कहा गया है, शत्रुओं का नाशक भी इसी को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, शाह की पदवी धारण करने वाला पहला पवार शासक कौन था। देखिए जो राजा थे पवार वंश के, शुरुआत हुई कनकपाल से, फिर आया शोनपाल, फिर आया आपका अजयपाल, फिर आया आपका सहजपाल। तो इन सब के पीछे पाल शब्द लगा हुआ है। लेकिन बाद में जो पवार राजा हुए उसमें आपका बलभद्र शाह हुआ, मान शाह हुआ, महीपति शाह हुआ, आपका पृथ्वीपति शाह हुआ। तो पाल से ये शाह कैसे हुआ, कब हुआ, यह आपसे पूछा जाता है। कई बार हमने देखा है। पहला राजा जिसने अपने नाम से पाल हटाया और शाह शब्द को यहां पर जोड़ा, इसका नाम था बलभद्र शाह। बलभद्र पाल इसका नाम था। शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा बलभद्र शाह था। ठीक है, इसके बाद जितने भी राजा हुए पवार वंश में, सबने अपने नाम के साथ शाह शब्द यहां पर लगाया। ठीक है, जो बलभद्र शाह हैं ये पवार वंश का 43वां राजा था। टोटल कितने राजा हुए पवार वंश में, 60 राजा यहां पर हुए थे। ठीक है, कहा जाता है लोदियों के द्वारा इनको यह शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किस लोदी ने दी उसका नाम कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। पहले कहीं पर दिया गया था कि बहलोल लोदी ने इनको यह उपाधि दी, लेकिन वो गलत है क्योंकि समय सीमा, जो समय पीरियड है इसका बलभद्र शाह का, वो अलग है और जो समय काल है बहलोल लोदी का वो अलग है। ठीक है, तो आपने इतना ध्यान रखना है, लोदियों के द्वारा इसे यह उपाधि मिली थी। ठीक है, बलभद्र शाह को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बलभद्र शाह ने 1581 में एक इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा था जिसे कहा जाता है ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध इसने रुद्रचंद के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ग्वालदम का युद्ध कब हुआ, 1581, किस किस के मध्य में हुआ, तो रुद्रचंद और बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन भी करी जाती है, इसे भी ध्यान रखना। जो ये ग्वालदम का युद्ध था, इसी में रुद्रचंद का जो एक प्रमुख सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, वो मारा जाता है। नेक्स्ट है, मान शाह के दरबारी कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी। देखिए मान शाह के एक काफी फेमस कवि रहे जिनका नाम था भरत कवि। तो भरत को ज्योतिक राय की जो उपाधि मिली थी यह दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मान शाह के दरबार से पहले जो भरत थे ये जहांगीर के दरबार में भी रहे। जहांगीर के द्वारा ही इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान शाह की बात करें तो 1591 से लेकर 1611 तक ये शासन करते हैं। जो कवि भरत हैं इनकी एक फेमस रचना है मानवोदय काव्य, किसके काल में लिखी गई, मान शाह के। ठीक है, किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। पवार वंश का सबसे प्राचीन काव्य जो माना गया है वो मानवोदय काव्य को माना जाता है, जो कवि भरत ने लिखा है संस्कृत भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है मान शाह किस किस के समकालीन था, तो 1591 से 1611 तक इसने शासन किया। 1591 से 1605 तक ये अकबर के समकालीन रहा और उसके बाद ये जहांगीर के समकालीन रहा। ठीक है, इसके टाइम पे कुमाऊं के जो राजा थे, पहले रुद्रचंद रहा और बाद में लक्ष्मीचंद कुमाऊं का राजा बना। वही लक्ष्मीचंद जिसने मान शाह के काल में 7 बार असफल आक्रमण किया, 8वीं बार जाकर उसे कुछ विजय मिली जब उसने गढ़वाल के सेनापति खतड़ सिंह को मारा और कुमाऊं के अंदर खतुड़वा त्यौहार की शुरुआत हुई। खतुड़वा त्यौहार की शुरुआत कुमाऊं में मान शाह के काल में ही हुई थी, लक्ष्मीचंद के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट है,
यूरोपियन यात्री विलियम फिंच किसके काल में गढ़वाल आया था? देखिए, विलियम फिंच की बात करते हैं, एक यूरोपियन यात्री है। 1608 से लेकर 1611 तक ये भारत की यात्रा पे रहा। इसी दौरान ये गढ़वाल में भी आया। गढ़वाल की उस समय की जो समृद्धि है उसका इसने वर्णन किया। यहाँ के राजा को काफी ज्यादा शक्तिशाली बताया। यहाँ की समृद्धि के बारे में ये तक कहा कि जो गढ़वाल का राजा है वो सोने के बर्तनों में खाता है। तो ये कथन भी किसका था? विलियम फिंच का था। ये आया था मानशाह के काल में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलभद्र शाह के बाद मानशाही गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक कौन था? देखिए, मुगलों से भेंट करने वाला जो पहला पवार शासक था इसका नाम था श्याम शाह। सहजपाल के टाइम पर मुगल सेना आई थी, वहां पर मुगलों के कुछ खोजी दल आया था, लेकिन वो मुगल शासक से नहीं मिला था। मुगलों से भेंट करने वाला यानी मुगल शासक से भेंट करने वाला। तो सहजपाल की कभी मुलाकात नहीं हुई। बलभद्र शाह के काल में राजदूत भेजने की प्रथा वहां पर शुरू हो गई थी, लेकिन तब भी मुलाकात किसी की नहीं हुई। मुगलों से मुलाकात करने वाला, मुगल राजा से मिलने वाला जो पहला पवार शासक था वो श्याम शाह था। श्याम शाह मानशाह के बाद गद्दी पर बैठा। 1611 से लेकर 1631 तक ये गद्दी पर रहे। इनके टाइम पर जो दिल्ली में शासन कर रहा था मुगल, उसका नाम जहांगीर था। जहांगीर के साथ 1621 में आगरा में इनकी मुलाकात होती है और इस प्रकार ये मुगलों से, मुगल राजा से मिलने वाले पहले राजा बने थे गढ़वाल के। ठीक है, जहांगीर ने इन्हें उपहार में हाथी और घोड़े यहां पर दिए थे। ये सवाल पेपर में बना है कि जहांगीर ने गढ़वाल के किस राजा को हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे, तो वो भी श्याम शाह था। ठीक है, एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जौनसारी जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो महासू देवता हैं। एकमात्र गढ़वाली राजा जिनका जिक्र महासू देवता की आरती में आता है वो श्याम शाह है। ठीक है, अगला, गढ़वाल का तुगलक घमंडी राजा विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल का तुगलक घमंडी राजा विलासी राजा ये कहा जाता है श्याम शाह को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। श्याम शाह जो था एक विलासी राजा, इसको कहा जाता है। श्रीनगर में श्यामशाही या जो श्यामशाही बागान है उन्हें बनाने का श्रेय भी श्याम शाह को ही जाता है। ठीक है, अगला, किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो देखिए, अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी श्याम शाह की मृत्यु। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्याम शाह के बारे में कहा जाता है कि यह तैरना नहीं जानता था। सवाल बन सकता है कि कौन सा पवार शासक तैरना नहीं जानता था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है बाकी राजा भी ना जानते हों, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी की कमी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। डूबने के कारण अलकनंदा में कहते हैं कि यह नाव में जा रहा था, नाव पलटने से इसकी मृत्यु वहां पर हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, जो चंद राजा था त्रिमल चंद, उस समय तो खैर राजा नहीं बना था, लेकिन बाद में जाकर चंद राजा ये बना। त्रिमल चंद को गढ़वाल में शरण देने वाला भी कौन था? श्याम शाह था। ठीक है, श्याम शाह के काल में कुमाऊं से कोई भी आक्रमण गढ़वाल पर नहीं हुए थे। एक क्वेश्चन और बनता है, श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। जब इसका अंतिम संस्कार किया गया तो सवाल आता है, गढ़वाल में सती प्रथा का उल्लेख हमें किसके काल में मिलता है? तो श्याम शाह के काल में मिलता है। कहा जाता है कि इसके साथ इसकी 60 रानियां यहां पर सती हुई थी। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला पवार शासक कौन था? देखिए, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला जो राजा था वो था महीपति शाह। महीपति शाह बेसिकली श्याम शाह के चाचा थे। ठीक है, जब ये राजा बने तो इनकी उम्र उस समय 48 वर्ष थी। ठीक है, श्याम शाह का जो बेटा था दुलाराम, ये उसके संरक्षक थे, लेकिन उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है और फिर 48 वर्ष की उम्र में ये गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, महीपति शाह। लोधी रिखोला बनवारी दास किसके सेनापति थे? देखिए, लोधी रिखोला बनवारी दास जो थे आपके इंपॉर्टेंट सेनापति हैं। इसके अलावा माधो सिंह भंडारी का भी नाम आप जोड़ लीजिए। ये सेनापति थे महीपति शाह के। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट सेनापति थे महीपति शाह के, जिसमें लोधी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है, माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके उपनाम भी हैं जो पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। अतिरिक्त तथ्यों के साथ इन सवालों को कवर करने का प्रयास किया। कोशिश करी सभी क्वेश्चन को डिटेल में कहानी की तरह हम पढ़ें, ताकि आपको चीजें रटने की आवश्यकता ना हो, आपको यहीं पर सारे फैक्ट याद हो जाएं।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।